जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उस टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज हर एक एजेड पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि क्या एडिशनल पेंशन 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू होगी। क्या केंद्र सरकार इस विषय पर कोई एक नया जो है ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रही है। आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की अपडेट के बारे में। ये और इसके साथ एनपीएस और ओपीएस पर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसको भी आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। और आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, एडिशनल पेंशन 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20%। क्या है इसकी सच्चाई? सोशल मीडिया में आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अब जो एजेड पेंशनर्स हैं इनको बम्पर फायदा होने वाला है पेंशन में। इनकी पेंशन में 5, 10, 15% की जो बढ़ोतरी है वो जल्दी होगी। अब इस दावों में कितनी सच्चाई है, चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल के साथ काफी मात्रा में हमारे एजेड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं। तो देखिए, जहां लगातार सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, वहीं पर एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई सही सही अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगी आपको। और अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो सही अपडेट यही है कि, या अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि हालिया मौजूदा स्थिति इसको लेकर यह है कि मांग तो देखिए केंद्र सरकार के सामने काफी समय से उठाई जा रही है कि एडिशनल पेंशन जो है 80 साल के बजाय 65 साल से शुरू करिए। और इसका रीजन ये है कि बहुत कम ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो 80 साल की एज पार कर जाते हैं। ऐसे में एडिशनल पेंशन जो है वो 65 साल से शुरू होनी चाहिए। ये पॉइंट और इसके साथ साथ महंगाई, जो दवाइयों के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए ये बेहद ही जरूरी हो जाता है कि हमारे एजड पेंशनर्स जो हैं एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके। उसके लिए पेंशन में बढ़ोतरी 80 साल के बजाय 65 साल में होनी चाहिए। अब ये मांग केंद्र सरकार के सामने पहुंचाई जा चुकी है। एक कमेटी वगैरह भी बनी थी, उसकी भी जानकारी है जो है कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर की थी। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। और ये बिल्कुल सही सही जानकारी है एडिशनल पेंशन को लेकर। बाकी आप सोशल मीडिया में जो जानकारी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि एडिशनल पेंशन केंद्र सरकार जल्दी शुरू करने जा रही है, इन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब भी एक गुड न्यूज हमारे साथ शेयर होगी, इसको लेकर बकायदा केंद्र सरकार के द्वारा मेमोरेंडम वगैरह जारी होंगे, उसकी जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। और मैं भी यही सोचती हूँ, सभी यही सोचते हैं कि एडिशनल पेंशन जो है 65 साल में ही शुरू होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है 8 सीपीसी पर एक बड़ी अपडेट। जल्दी से वो भी देख लेते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों में जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है वो दौरे करने वाली है। हितधारकों से बात होगी, पेंशन कर्मचारियों के संगठनों से बातें होगी और इसके साथ साथ बकायदा उनसे मेमोरेंडम वगैरह मांगे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आप अगर मिलना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी हमें दे दीजिए। और यही वजह है कि आज देखिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है वो हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स की बात सुनना चाहती है। हर एक संगठन के साथ मिलकर ये सिफारिशें जो है वेतन आयोग की उसको पेश करना चाहती है केंद्र सरकार के सामने। तो अभी तक तो जो स्थिति चल रही है वो बेहद ही बढ़िया लग रही है। उम्मीद करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर भी हमें 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा मिलेगा, जिसको लेकर हर एक राज्यों के संगठन हो या
केंद्रीय कर्मचारी संगठन हो वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग की कमेटी क्या कर रही है, आने वाले दिनों में जिस भी राज्य का वो दौरा कर रही है उसकी तारीख वगैरह जो होती है उसको वो जो है पहले से बता देते हैं। तो अब देखिए 8वें वेतन आयोग ने 3.83 के उपयुक्तता कारक की मांग के बीच तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे निर्धारित किए। यानी लगातार जहां जो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात हो रही है, वहीं पर अभी 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है उन्होंने कुछ राज्यों की यहाँ पर जो है डिटेल दी है कि यहाँ पर उनके साथ बातचीत होने वाली है। देखिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन संशोधन और सेवा शर्तों पर हितधारकों के साथ चल रहे परामर्श के अंतर्गत तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की अपनी आगामी यात्राओं की घोषणा की है। अब देखिए मई और जून में ये जो पूरी यात्राएं होंगी और कहां पर होंगी, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख का दौरा करेगा 8वें वेतन आयोग की कमेटी। सरकारी विभागों, कर्मचारी के संघों तथा अन्य संगठनों से बातचीत करेगी और इनके साथ साथ बैठकों का उद्देश्य जो है वेतन आयोग की सिफारिशों को आकार देने हेतु प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करना है। कुछ इस तरीके से जो है विस्तार से इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है और वही जानकारी है जैसे कि हमेशा हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि देखिए वेबसाइट पर जाकर आपको इसकी जानकारी देनी होती है कि आप मिलना चाहते हैं, ज्ञापन वगैरह भी जो है प्रस्तुत करना होता है। कुछ इस तरीके से इसकी जानकारी जो है दी गई है। तो देखिए ये जानकारी थी उन दौरे की, उन मीटिंग्स की जो आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के साथ होने जा रही है। अब इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनपीएस और ओपीएस को लेकर। देखिए ऐसे कर्मचारी और पेंशनर्स भी जो पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 8 पे कमीशन में लौटेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताई अंदर की पूरी कहानी। अब ये कहानी क्या है, देखिए सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, नई पेंशन योजना यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर चल रही बहस पर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव जो हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपनी राय रखी है। बकायदा इसको लेकर जो है मैं कुछ 5-6 मुद्दे हैं, विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन देखिए जहां एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा है, जो कर्मचारी संघ है या कर्मचारी है वो केंद्र सरकार के सामने मांग रख रहे थे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर, यानी ओपीएस चाह रहे थे। केंद्र सरकार जो है वो एनपीएस पर ठनी हुई थी। अब बीच में यहाँ पर यूपीएस का रास्ता ला दिया गया, जो बेहतर तो नहीं है। ओपीएस की बराबरी तो देखिए कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन एनपीएस से कुछ बेहतर है। अब एनपीएस या यूपीएस में से क्या बेहतर रहेगा, अगर ये जानना चाहते हैं स्विच करना है नहीं करना है, अगर ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको उसका डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगा। पूरा तफावत मैंने उसमें शेयर किया है कि क्यों हमें एनपीएस में ना रह के यूपीएस में जाना चाहिए। लेकिन अब जो कर्मचारी संगठन है वो यूपीएस से खुश नहीं है, पहले से नहीं थे। अब उनकी क्या मांग है 8वें वेतन आयोग से कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन को बहाल करिए। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर 8 सीपीसी से कुछ जो मांगे रखी हैं उसके बारे में अगर बात की गई है तो ये कुछ मांगे हैं कि रंजना प्रकाश देसाई और अन्य अधिकारियों के साथ जब 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसके साथ जब संगठन की बैठक हुई है तो उसमें जो है कुछ ऐसे पेंशन से संबंधित सेवानिवृत्त जो हमारे कर्मी हैं उनसे संबंधित कुछ मांगे जो हैं वो रखी गई है। अब क्या है, 3 मुख्य मांगे हैं। केंद्रीय सरकारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सरकारी स्वायत्त निकायों यानी इनके साथ भी कर्मचारियों जो भी हैं इनको भेजे जाने चाहिए, यानी सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ विस्तार से इसके बारे में बात की गई थी। अब इसके साथ साथ जो है आगे क्या मांगे थी, एनपीएस ग्राहकों के लिए ओपीएस का विकल्प होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जो इसको सही करिए। केंद्र सरकार के आदेशों का तत्काल जो है उसको लागू करना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश और सीएबी कर्मचारियों के लिए किया जाए। ये बहुत बड़ी मांग है। इसके साथ साथ देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 8वें वेतन आयोग उससे क्या मांगे रखी है, तो क्या एनपीएस ग्राहकों को ओपीएस का विकल्प मिलेगा या नहीं, 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी गई है। ये कुछ प्रमुख मांगे जो हमारे ऐसे कर्मचारियों के लिए हैं जो पुरानी पेंशन बहाली से बाहर रखे गए हैं। अब उम्मीद करती हूं कि ये मांगे जो विस्तार से 8वें वेतन आयोग की
जो अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना देसाई जी, इनके सामने जब रखी गई हैं तो वो भी इस पर जरूर से सहमत होगी। कुछ अच्छा डिसीजन इसको लेकर जरूर से लिया जाएगा। अपनी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इसको जो है जरूर से शामिल किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरा मम्मी जो है फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने 8 साल हो गया, मतलब पिता डेथ हो गया है उनका, और मैं उनकी डॉटर हूँ और विडो हैं, तो मुझे मेरा जो डैडी का पेंशन मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अनमैरिड डॉटर है, विडो डॉटर है या डिवोर्सी डॉटर है तो भी उनके पिताजी का पेंशन उनकी मम्मी के बाद उनको ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, आप जो भी जानकारी देती हो उसमें पैरामिलिट्री भी शामिल होती है। बिल्कुल होती है सर। अगर मैं बात करती हूँ 8वें वेतन आयोग को लेकर या इसके साथ-साथ महँगाई भत्ते को लेकर, कुछ एरियर्स को लेकर, या अगर कहूँ कि मैं आपको अगर पेंशन संबंधी समस्या है, हमारी किसी फैमिली पेंशनर्स को पेंशन संबंधी समस्या है तो कहाँ कंप्लेन करनी है, कैसे कंप्लेन करनी है? बेहद ही आसान तरीका है। चाहे एक फैमिली पेंशनर्स भी अपनी कंप्लेन जो है अपने विभाग तक पहुँचा सकती है, रिकॉर्ड तक पहुँचा सकती है। तो ये सारी जानकारी सभी के लिए है और इसके साथ-साथ अगर हमें कोई ऐसे फैमिली पेंशनर्स के कॉल आते हैं जो जिनके हस्बैंड आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से नहीं थे, वो अन्य विभागों से थे, तो भी हम उनकी मदद करते हैं। या तो इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी शेयर करती हूँ, वो सभी के लिए है और मदद भी सभी के लिए है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि ओम शांति मैम, कृपया 18 माह के डीए, डीआर के एरियर को लेकर कोई यूनियन माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने या ना करने के विषय में जानकारी देने की कृपा करें। यानी ये पूछ रहे हैं कि 18 महीनों के डीए, डीआर के एरियर को लेकर क्या कोई संगठन माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है? क्या कोई केस दायर हुआ है? तो देखिए लगातार बीच में कुछ इसको लेकर सवाल भी आ रहे थे, तो इसको लेकर जो अपडेट मैंने जानने की कोशिश की भी, हमारे एडवोकेट सर से इसको लेकर मैंने बात भी की थी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिली है। कोई भी ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिली है, जिससे मैं कह सकूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में वो डायरी नंबर नहीं आ जाता, केस नंबर वगैरह नहीं आ जाता, किन संगठन ने ये केस फाइल किया है, कब केस फाइल किया है, उसकी सटीक जानकारी अगर नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी 18 महीनों के डीए-डीआर के एरियर को लेकर कोई भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर से शेयर कर दूँगी। चलिए इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम एनसीजेसीएम 11 मई को डीओपीपीडब्ल्यू के साथ जो इनकी एक मीटिंग होने वाली है, इसमें फैमिली पेंशन जो ऑर्डिनरी पेंशन के 60% रेट के हिसाब से जिनको पेंशन मिलती है, इस पर सीसीएस पेंशन रूल्स उसको बदल के 100% करने की मांग करने वाली है। तो इस पर आपके विचार क्या है? मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है, इनके साथ एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की एक मीटिंग होने वाली है और इसमें फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में 100% बढ़ोतरी की जो है मांग की जाने वाली है। तो इस पर विचार जानना चाहा है। अगर ऐसा हो जाता है, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी और इसकी वजह ये है कि रोज़ मैं बहुत सारी हमारी फैमिली पेंशनर से बात करती हूँ, डील करती हूँ। बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं। यहाँ मैं सिर्फ हमारी डिफेंस की यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की फैमिली पेंशनर्स की बात नहीं कर रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागों की भी बात कर रही हूँ। लेकिन फैमिली पेंशनर्स तो फैमिली पेंशनर्स हैं। कई सारी फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं। अब आप समझिए अगर किसी का बच्चा 6th में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, कुछ साल तक इनहेंस रेट से पेंशन मिलेगी, फिर वो ऑर्डिनरी रेट से हो जाती है, यानी 60% के हिसाब से उससे भी कम हो जाती है। तो इनहेंस रेट जब पूरी पेंशन मिल रही है, उससे आधी से भी कम पेंशन होना। अब एक समझिए कि अगर उनके साथ कोई एक घर में, एक परिवार में अगर कोई कमाने वाला है, तभी भी आज बच्चों की पढ़ाई, आज एजुकेशन इतना महँगा हो गया है कि इंसान हमारे हमारे अगर सिविलियन की बात करूँ, आज एक आम भारतीय नागरिक की बात करूँ, मिडिल क्लास वर्ग की बात करूँ, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान है एक महँगाई से, बढ़ती दवाइयों के खर्च से और एजुकेशन से। तो ऐसे में एक फैमिली पेंशनर्स जिसको अपना बच्चा पढ़ाना है, जिसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो कैसे अपना सपना पूरा करेगी? अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन कैसे देगी? एक फैमिली पेंशनर्स पर सबसे ज़्यादा जवाबदारी होती है। ऐसे समय में जब उसका परिवार टूटा होता है, जब उसको माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना होता है, तब उनकी पेंशन सही होनी चाहिए। तो 100% बिल्कुल होनी चाहिए और ये मांग
सिर्फ यूनियंस के द्वारा नहीं, संगठन के द्वारा नहीं, पर आज हमारे भारत की हर एक फैमिली पेंशनर्स के द्वारा अगर सरकार तक पहुंची तो सरकार इस पर जरूर से काम करेगी और हमें ये मांग जरूर से पहुंचानी चाहिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मेरी रिकवरी राशि जो है 2 लाख रुपए है। अगर मैं आपको एक पत्र भेजूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि क्या विभाग इसे माफ कर सकता है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मैम? धन्यवाद, पूर्व पुलिसकर्मी अजीत, वायुसेना से। सर, आप जो आपने ये कमेंट्स किया है, मैं विस्तार से उसका जवाब देना चाहती हूँ। आप जहाँ ये लिख रहे हैं 2 लाख की रिकवरी का, और आप बता रहे हैं कि आपके पास एक लेटर है जिसमें लिखा है कि विभाग इसको माफ कर सकता है, क्यों माफ कर सकता है? तो सर वो केंद्र सरकार का लेटर मेरे पास भी है, मैं आने वाले दिनों में उसको शेयर करके वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि रिकवरी के बहुत सारे मामले हमारे सामने भी आते हैं। पर्सनली एक एक करके हम उसको डील करते हैं, लेकिन अगर वीडियो में इसके बारे में बात हुई तो हमारे हजारों ऐसे पेंशनर्स हैं जो रिकवरी से परेशान हो रहे हैं, उनको फायदा जरूर से होगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि इस जो आपके पास ये लेटर है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको सीपीग्राम पर कंप्लेन करनी है। आप सीपीग्राम पर कॉल करिए और जो आपने बात यहाँ पर साझा की है कमेंट्स में, वो बात उन बंदों को बताइए जो सीपीग्राम से आपके साथ बात करेंगे। उनको बताइए कि मेरे पास एक ऐसा लेटर है, और वो आपको मेल आईडी वगैरह देंगे। उस मेल आईडी में आप विस्तार से आपकी कंप्लेन लिख के और इस लेटर को अटैच करके अपने विभाग तक, यानी कि वायुसेना जो रिकॉर्ड है उस तक पहुंचाइए। इस पर जरूर से एक्शन होगा। कहीं से अगर इसकी शुरुआत होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि हजारों हजारों जो हमारे पेंशनर्स हैं जो रिकवरी को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनके सामने भी एक ऐसा मामला आएगा जहां वो खुद कंप्लेन करके रिकवरी रुकवा सकते हैं। तो देखिए, सीपीग्राम पर फोन करके जब आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो उसका अगला स्टेप ये भी है, वो ईमेल आईडी भी देते हैं। रिटर्न में विस्तार से अपनी बात और जो लेटर्स वगैरह है उसको ऐड करके हम जो है भेज सकते हैं। चलिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर अभी भी देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्या खबर है, ये कब क्रेडिट होगा? 2024-25 का जो पैसा है वो शायद इनका बाकी है, केस बी से अप्रूव हो गया है। देखिए, जो भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, उनको यही शायद जवाब मिल रहा है कि जून जुलाई तक आप वेट कर लीजिए, शायद फंड की कमी से ये पैसा रुका है। फिर भी एडवाइस मैं यही दूंगी कि एक बार केएसबी की साइट पर जाकर क्वेरी डालिए, केएसबी से क्या रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आता है, इसके बाद आप जो है सीपीग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन पहले एक बार केएसबी से क्वेरी करिए। अगर रिप्लाई आने में लेट होता है, 1 हफ्ता जितना समय लग जाता है, तब आप सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। आज के इस वीडियो में हमने एनपीएस ओपीएस को लेकर बात की, इसके साथ साथ जल्दी से 8वें वेतन आयोग की अपडेट भी देखी और कुछ कमेंट्स देखे, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया था। तो अब ये प्रयास या आज का वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।